अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम डाटा को एनालिसिस करते हुए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं कि हम कितनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो, या अगर हमने कोई चीज़ डिलीवर करनी है तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट होगा कि जिसके ज़रिए हमारे जो हमें कॉस्ट है वो व्हीकल की कम से कम मिले। ओके, प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द मैथमेटिकल technique that uses the linear equations and inequalities to find the best possible solutions of any problem. Okay, अब हम फर्स्ट टेक्निक हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करें फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। अब इसमें जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2। ठीक है, मैक्सिमाइज है फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, हमें दो कंस्ट्रेंट दी हुई हैं, 10x1 प्लस 20x2 लेस दैन इक्वल टू 120। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास कि 8x1 प्लस 8x2 लेस दैन एंड इक्वल टू 80। ओके, वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ओके, अब हम सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट है। अब देखेंगे इनक्वालिटीज़ में हम इसको इक्वालिटी में लिखने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। अगर तो ये जो साइन है हमें दिया हुआ है ये लेस देन है, कंस्ट्रेंट जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो लेस देन एंड इक्वल टू है, तो हम इसमें हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे प्लस। ठीक है, S1 S2 S3। अगर तो ये वाला जो अगर इनक्वालिटी ये ऑपोजिट साइन के साथ मतलब ग्रेटर देन होती एंड इक्वल टू, तो हम यूज़ करते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और जो पॉजिटिव साइन के साथ हम ऐड करें उसको स्लैक या नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल भी कह सकते हैं या पॉजिटिव कह सकते हैं। ओके, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इस पर स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू नहीं थी ना हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स की, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब इसमें हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किया तो प्लस S1 इज़ इक्वल टू 120 में लिख दिया। अब 8x1 प्लस 8x2 प्लस S2 इज़ इक्वल टू 80। अब इसको हमने इस इक्वेशन को कह दिया 2। अब हमने जो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 x2 S1 एंड S2 जो हमने ऐड किए ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से भी हमने इसमें स्लैक वेरिएबल क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपको पता देखें इनक्वालिटीज़ में हमारे पास ग्रेटर देन साइन के साथ है। मैं दोनों का साइन तो हमने इसमें दोनों में हमने क्या ऐड किया, स्लैक वेरिएबल ऐड किया है। ओके, स्लेबल हम सरप्लस वेरिएबल हम तब ऐड करते जब इनका साइन जो है वो इसके ऑपोजिट होता, ग्रेटर देन होता, वेरिएबल्स की तरफ होता। ओके, अब हम इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है तो ये जो CB है, CBI जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और जो CJ है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। और बेसिक वेरिएबल्स जो हमने ऐड किए हैं S1 और S2 हमने बेसिक वेरिएबल्स ऐड किए वो हम इधर लिखेंगे। कोफिशिएंट्स जो है उसके
जो कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वो हमने यहाँ पे लिख लिए। क्या था हमारे पास 12 था, x1 का कोफिशिएंट था 12, x2 का था 16, और जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया उनको दोनों के कोफिशिएंट 0 थे तो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन से इंक्लूड हैं, x1 है, x2 है, s1 और s2 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ओके, अब हमने 2 कॉलम और ऐड कर लिए, सोल्यूशन एंड रेशो। ओके, अब इधर बेसिक वेरिएबल्स 2 ही हमने और इंक्लूड किए हैं, s1 और s2, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों के क्या है 0 है। अब हमने जो कंस्ट्रेंट के जो जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया अब उनकी कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट 10 है, x2 का 20 और s1 का 1 है, और x2 हमने ऐड ही नहीं किया तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम इस यहाँ इक्वल के जो इस साइड पे वैल्यू होगी कांस्टेंट की वैल्यू वो हम इधर सोल्यूशन में लिख देंगे। देन फिर हमने इसी तरह दूसरे कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ लिखी। x1 की जो वैल्यू थी वो 8 थी, x2 की 8, और s1 हमने ऐड इन किया था तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और s2 की जगह 1 आ जाएगा, और सोल्यूशन में आ जाएगा इसका 80। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जी जे फाइंड करेंगे। तो जी जे के लिए हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सामने इन वैल्यू से, ठीक है, और दोनों को हम प्लस कर देंगे। जैसे देखें फर्स्ट रो का हम कैसे निकालेंगे, 0 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इधर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे सोल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं जी जे के। इसी तरह हमने 0 को पहले 20 से मल्टीप्लाई किया, उस आंसर को प्लस करेंगे, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे वैल्यूज़ को तो 0 आ जाएगा दोबारा से। इसी तरह इसका भी, और इसी तरह हमने सोल्यूशन वाले कॉलम का भी हमने आंसर निकाल लिया जी जे का। ओके, अब हम क्या करेंगे, सी जे माइनस जी जे ये हम करेंगे। ये हमने सी की वैल्यू क्या, सी जे की वैल्यू 12 है, उसमें से हमने माइनस करना 0 तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा। फिर हम करेंगे 16 में से 0 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से हम 0 माइनस करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा वेरिएबल लीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हम की कॉलम कैसे फाइंड करेंगे। हम सी जे माइनस जी जे में से देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली वैल्यू हमें सबसे बड़ी मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो कॉलम होगा ये हमारे पास की कॉलम हो जाएगा। ओके, अब हम की रो हम कैसे फाइंड करेंगे, की रो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले रेशो फाइंड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे जो की कॉलम है, की कॉलम की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे उसके रिस्पेक्ट, ठीक है। अब देखें 20 है और इधर सोल्यूशन की जो वैल्यू होगी उसको हम की कॉलम की वैल्यू से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 120 बाय 20 से हम डिवाइड करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 2 6 12 तो 6 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसका सोल्यूशन है हमारे पास 80, उसको हम डिवाइड करेंगे की कॉलम की वैल्यू से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। अब ये हमारे पास फर्स्ट टेबल सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, रेशो से हम देखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा की रो होगा। जैसे हमने की कॉलम फाइंड किया था, की कॉलम के लिए हमने देखा था सबसे बड़ी वैल्यू सी जे माइनस जी जे में से, ठीक है। अब हम रेशो हमने इसलिए फाइंड की कि हमें की रो मिल जाए, की रो में से हम देखेंगे, अब रेशो वैल्यू देखेंगे सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी ये हम कर रहे हैं मैक्सिमम सोल्यूशन के लिए। ओके, तो मैक्सिमम सोल्यूशन में हमने सबसे छोटी वैल्यू देखी तो वो हमारे पास 6 आ रही थी, तो हमने इसको सर्कल कर लिया इस रो को कि ये हमारे पास क्या हो गई की रो आ गई, ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन है डिजिट की रो में और की कॉलम में, अब आपको नज़र आ रहा है की रो और की कॉलम में जो कॉमन डिजिट है वो है हमारे पास 20, तो 20 हमारे पास क्या आ जाएगा की एलिमेंट आ जाएगा। तो अभी तक हमने जितना भी प्रोसेस किया है ये दोनों में सिंपलेक्स मेथड अगर हम आप
यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ तक प्रोसेस दोनों में सेम होगा। ओके अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें अचीव हो गया। तो हम उसके लिए हम ये देखेंगे, अगर तो हमारा जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मैक्सिमाइजेशन का हुआ, तो हम देखेंगे अगर जो हमारे पास रो है CJ माइनस ZJ, अगर तो उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ लेस देन 0 आ रही हैं, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब अचीव कर जाएगा। ओके दूसरी जो है चॉइस हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम ZJ माइनस CJ करें तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर हमारे पास मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसके लिए हमारे पास है CJ माइनस ZJ वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसका ऑपोजिट आप यूज़ कर सकते हैं, ZJ माइनस CJ लेस देन 0। अच्छा जो हमने ZJ हमने फाइंड किया था उसके लिए हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब हमें उससे पता चल गया था पीछे वाले टेबल से, क्या देखें पीछे वाले टेबल से हमें पता चल गया था कि यह जो वेरिएबल है की रो और की कॉलम से, कि हमें पता चल गया कि अब हम कौन सा वेरिएबल इधर बेसिक वेरिएबल में ऐड करेंगे। S1 तो हम लीव कर गया, इससे हमें पता चल गया रो से कि S1 लीव करेगा, और की कॉलम से हमें क्या पता चला कि कौन सा वेरिएबल इधर बेसिक वेरिएबल में ऐड होगा। तो की कॉलम से हमें क्या पता चला कि X2 हम इधर ऐड करेंगे, और रो से हमें पता चला कि हम S1 क्या इधर से लीव कर जाएगा वेरिएबल। ओके अब हम नेक्स्ट में आ गए। अब हम क्या करेंगे कि X2 हमने ऐड कर दिया, टेबल हमने सेम उसी तरह बना लिया। ओके अब हम इसमें X2 जो है वो हमने ऐड कर दिया। अब हम जहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हमने इसको सारी वैल्यूज़ को ना हमने डिवाइड कर दिया की एलिमेंट से, की एलिमेंट्स हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आया, न्यू वैल्यू आ गई है 1/2। इसकी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, और 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और सोल्यूशन वैल्यू को भी अगेन डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके अब यहाँ तक क्लियर। अब हमने S2 की वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। S2 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने न्यू वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम इधर लिखेंगे जो भी आएगी वो हमारे पास न्यू वैल्यू होगी। ठीक है, न्यू वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड वैल्यू। ठीक है, जो हमारा पहले वाला टेबल होगा उधर से हम ओल्ड वैल्यू लेंगे, उसको हम माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग की कॉलम मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, और इसको हम डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से। ठीक है, अच्छा अब हम न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टेबल को भी हम साथ साथ देखेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ लेते जाएंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। ओके तो हमारे पास प्रीवियस टेबल में जो वैल्यू थी S2 के लिए हमें न्यू वैल्यूज़ चाहिए, तो हम देखेंगे इसकी प्रीवियस वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे ओड वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 थी। ठीक है, तो हमने इधर न्यू वैल्यू चाहिए, हमने ओड वैल्यू ली 8। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, इस फॉर्मूला हमने ली 8 ली। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग जो की करस्पॉन्डिंग रो जो है कॉलम, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग। अब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो रो है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग की रो की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 10, तो हम 10 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हमने डिवाइड करना है की एलिमेंट से। अब की एलिमेंट तो हमारे पास था 20, तो हम 20 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 80/20। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 4,
और 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आएगी 4। इसी तरह हम फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। ओल्ड वैल्यू थी x2 के लिए हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू है वो 8 है। क्रॉसपोंडिंग की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, वो भी 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉसपोंडिंग रो वैल्यू से। रो वैल्यू हमारे पास 20 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय की एलिमेंट क्या है हमारे पास 20, उससे हमने डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आया 0। इसी तरह हमने S1 की वैल्यू देखेंगे। ओल्ड वैल्यू थी हमारे पास 0, माइनस करेंगे की क्रॉसपोंडिंग की वैल्यू। क्रॉसपोंडिंग की कॉलम की वैल्यू क्या थी 8, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो हमने वैल्यू ली है उसके क्रॉसपोंडिंग की रो की वैल्यू वो है 1। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे हम की एलिमेंट से। ओके, सॉल्व करेंगे तो न्यू वैल्यू आ जाएगी -2/5 आ जाएगी, वो हमने न्यू टेबल में हमने पुट कर दी S1 के क्रॉसपोंडिंग। ओके, इसी तरह हमने S1 की वैल्यू निकाली। ओल्ड वैल्यू थी S1 की 1 थी। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 8 है। हमने मल्टीप्लाई करना है की कॉलम वैल्यू को क्रॉसपोंडिंग उस वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू के, तो वो 0 है। मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे की कॉलम वैल्यू से 20। ठीक है, तो हम सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 32, जो कि हमने 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इधर न्यू टेबल में हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम सोल्यूशन के लिए भी निकाल लेंगे। सोल्यूशन के जो ओल्ड वैल्यू थी सोल्यूशन की वो हमारे पास 80 थी। डिवाइड किया हमने -8 मल्टीप्लाई 120/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन की भी न्यू वैल्यू आ गई 32। ठीक है, फिर हम प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। फिर हम ZJ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ZJ के लिए हम क्या करते थे, जो CB की वैल्यूज़ हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते थे उसके सामने वाली वैल्यू से। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 16 है, 16 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 8। अभी 8 आएगा, फिर आप क्या करोगे, देखें 16 है, 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, प्लस आपने करना है इस वैल्यू को। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वेरिएबल का कोफिशिएंट है इस साइड पे 0, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके सामने वैल्यू से 4 से। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8, आपने इधर पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह 16 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें वाला प्लस करोगे तो दोबारा आंसर 16 आ जाएगा। फिर आप सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। फिर 16 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर को प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब आपने CJ - ZJ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें आप, CJ की वैल्यू है 12, उसमें से आप माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। 16 में से 16 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 0 में से आपने माइनस करना है 4/5 माइनस करने तो -4/5 आ जाएगा। फिर आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी भी देखें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू के मैक्सिमाइजेशन के लिए था कि CJ - ZJ जो है वो आना चाहिए हमारे पास <0 आना चाहिए। मतलब ये सारी वैल्यू माइनस में, क्या सारी वैल्यू अभी माइनस हुई हैं, माइनस में आई है, नेगेटिव आई है, नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है की रो और की कॉलम देख लेते हैं। अब नहीं आई तो हम की रो और की कॉलम देखेंगे। तो हम की कॉलम के लिए हम देखते थे CJ - ZJ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम की कॉलम कंसीडर कर लेते थे। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 4, तो हमारे पास की कॉलम आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब की रो देखने के लिए हम रेशो फाइंड करते थे। रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, सोल्यूशन को हम डिवाइड कर देते थे जो की कॉलम की वैल्यू से। ठीक है, तो 1/2 से आप डिवाइड कर दोगे, 6 था ना सोल्यूशन, इसको आप डिवाइड कर दोगे 1/2 से तो आंसर आ जाएगा 12।
और 32 है, 32 को आप 4 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 8। अब हम रेशो से हम की रो कैसे फाइंड करते थे, जो जिसकी सबसे छोटी रेशो आती थी वो हमारे पास की रो होती थी। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 8 है, तो ये हम कंसीडर कर लेंगे कि ये रो जो है हमारे पास की रो होगी। ओके, अब दोनों में की रो और की कॉलम में जो कॉमन डिजिट है वो है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास की एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो था x1 के लिए तो हम सेम वही करेंगे कि उस की एलिमेंट से उस पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 को, ओल्ड वैल्यू थी 4, उसको की एलिमेंट 4 आ रहा था, उससे डिवाइड किया 1 आ गया। ओल्ड वैल्यू 0 थी, उसको 4 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह ओल्ड वैल्यू -2/5 थी, उसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो आपका आंसर आएगा -1/10 आएगा। इसी तरह ओल्ड वैल्यू थी 1 थी, इसका आप 4 से डिवाइड किया तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 की आपको न्यू वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो आप ओल्ड वैल्यूज़ लगाएंगे सेम उसी तरह फॉर्मूला में। अब ये हमारे पास ओल्ड वैल्यूज़ मैंने ये लिखी हुई हैं और न्यू वैल्यूज़ हमें x2 की चाहिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, सेम वही कि ओल्ड वैल्यू उसमें से हम माइनस करेंगे की कॉलम वैल्यू को। ठीक है, कॉलम को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आप की रो वैल्यू को। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे आप इसको की एलिमेंट से। ठीक है, तो इसकी जो ओल्ड वैल्यू थी x2 की वो क्या थी, 1/2 थी, तो हमने इधर लिख लिया 1/2। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है, कॉलम की कॉलम भी तो यही है ना 1/2, हमने लिख दिया 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग रो वैल्यू। अब रो तो हमने ये चूज़ की थी, तो रो वैल्यू क्या है 4, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिवाइड करेंगे की एलिमेंट, तो की एलिमेंट दोनों में कॉमन क्या है 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2। ठीक है, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 आ जाएगा, 2 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -1/2, दोनों को कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम रिपोर्ट करते जाएंगे। अब हमें x2 की चाहिए, तो x2 की ओल्ड वैल्यू x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 की ओल्ड वैल्यू क्या है 1। ठीक है, वो हम पुट करेंगे, इसके हम कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1/2, वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू को, मल्टीप्लाई किया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे की कॉलम वैल्यू से, तो हमारी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। इसी तरह हमने S1 की फाइंड कर ली, S2 की फाइंड कर ली और सोल्यूशन की भी फाइंड करनी। ठीक है, हमने इसको टेबल में पुट कर दिया। ठीक है, अब हम ZJ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ZJ की वैल्यू फाइंड की, सेम उसी तरह 16 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 12। अच्छा, अब ये 16 और x1 ने ऐड किया तो x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 12 को इस साइड पे आ जाएगा। ओके, इसी तरह x2 का कोफिशिएंट है 16, वो इधर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे दोनों की वैल्यूज़ को, तो ZJ की आ जाएगी। ठीक है, इस तरह 16 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की आंसर को प्लस करोगे तो आपके पास नेक्स्ट का वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला लगा के आप फाइंड करोगे सोल्यूशन तक। ओके, अब आप CJ - ZJ करेंगे वैल्यूज़ को, तो 12 में से आप 12 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 16 में से 16 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 2/5 माइनस करेंगे तो -2/5 है, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक, तो अब आप देखें CJ - ZJ के लिए जो कंडीशन थी वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है कि जो है इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो आनी चाहिए या इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो ये देखें ये नेगेटिव में हमारे पास आ रही है और ज़ीरोज़ भी आ रही हैं, तो इसका मतलब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अचीव हो गया।
अब x2 का जो आंसर है वो हमारे पास 2 है, x1 का वेरिएबल का आंसर 8 है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो जिसके z जो है वो है 128। ठीक, अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन का आंसर सही है या नहीं, तो आप चेक करने के लिए आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये था, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। z का जो हमारे पास आंसर आया 128 आया। अब x1 का जो था वो 8 था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो हमारा करेक्ट है।